नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली और मुंबई में हजारों लोग लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। श्रद्धा की निर्मम हत्या से नाराज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोगों की मांग है कि हत्यारे आफताब को फांसी पर लटकाया जाए। पुलिस भी ऐसे सबूत जुटाने में लगी है ताकि आफताब को अदालत से कड़ी सजा दिलाई जा सके। आज पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट की परमिशन मिल गई। अब श्रद्धा के हत्यारे आफताब का नार्को टेस्ट होगा। इसके साथ साथ अदालत ने आफताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कस्टडी बढ़ाने और नार्को टेस्ट कराने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आफताब बहुत शातिर है। वो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। अब तक पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर उसके खिलाफ ओपन एंड शट केस बनाया जा सके। अभी तक पुलिस के पास सिर्फ आफताब का कन्फेशनल स्टेटमेंट है। न श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स मिले हैं, न श्रद्धा का सिर मिला है, न खून का कोई सैंपल मिला है, न कोई चश्मदीद गवाह है और न कोई सबूत। इसलिए अब पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट करवाएगी। पुलिस के सामने आफताब ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन पुलिस के पास इस दरिंदे को गुनहगार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत अभी तक नहीं है। आफताब के कई तरह के बयानों की चर्चा है। पता लगा वो कभी कहता है कि उसने श्रद्धा का सिर जंगल में फेंका, कभी कहता है उसने जला दिया, कभी बताता कि सिर पूरा नहीं जला तो टुकड़े करके फेंक दिए। अब पुलिस उसके किस बयान पर यकीन करे और किसे झूठा माने। लेकिन आफताब जिस तरह से पुलिस को गुमराह कर रहा है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी परवाह के, बिना परेशानी के जिस तरह से पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा है, आराम से पुलिस के साथ स्पॉट्स पर जा रहा है, उससे पुलिस को यह तो यकीन हो गया कि वो बेदर्द होने के साथ साथ चालाक भी है। कुछ डिटेल्स तो ऐसी हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे पता लगा कि बेरहम आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को कई घंटों तक गर्म पानी से धोया जिससे बॉडी अकड़ ना जाए, बॉडी को काटने में दिक्कत ना हो। फिर अगले दिन आरी लेकर आया, पानी गर्म करने वाली रॉड खरीदी, वैक्यूम क्लीनर लाया, फ्रिज खरीदा। यानी उसने बेरहमी से प्लान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्रद्धा का सिर काटकर फ्रीजर में रखा, बाकी बॉडी पार्ट्स को फ्रिज के अलग अलग हिस्सों में रख दिया। पत्थर दिल इतना कि जघन्य अपराध करने के बाद खाना मंगवाया, खाना खाकर आराम से सो भी गया। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आफताब नाम के इस राक्षस ने पुलिस को और क्या क्या बताया है। आफताब पुलिस से कह रहा है उसने हत्या की। उसने पुलिस के सामने उसे हत्यारा साबित करने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात पैदा कर दी। लेकिन पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आज मुंबई से लेकर दिल्ली तक श्रद्धा के मर्डर को लव जिहाद का नतीजा बताकर कैसे प्रोटेस्ट हुए। लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि पुलिस को आफताब को फिजिकली कोर्ट में पेश करने में मुश्किल हुई। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करना पड़ा। पुलिस को डर था कि कोर्ट के बाहर जो लोग इकट्ठा हैं वो श्रद्धा के हत्यारे पर हमला कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इल्जाम लगाया कि लव जिहाद मुस्लिम नौजवानों को जल्लाद बना रहा है, इसे सख्ती से रोकने की जरूरत है। दिल्ली के अलग अलग कोनों में इस भयंकर हत्याकांड के खिलाफ इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के आया नगर, चिटोरनी, मेहरौली और वसंत कुंज इलाकों में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। लोगों का कहना था कि देश में हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश की जा रही है। जिहादी मानसिकता वाले लोग रणनीति बनाकर, प्लान बनाकर हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, उन्हें अपना शिकार बनाते हैं।
लोग कह रहे थे जिस तरह आफताब ने श्रद्धा को मारा, उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, उसी तरह का सलूक देश में बहुत सारी हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है। महरौली में हिंदू एकता मंच ने श्रद्धा की याद में कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने मांग की कि आफताब को फांसी की सजा हो, उसे सूली पर लटकाया जाए, ताकि कोई और जिहादी किसी हिंदू बेटी के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत न दिखा सके। हमारी मांग ये है सरकार से कि इस श्रद्धा की जो हत्याकांड हुआ है, ऐसी निर्मम हत्या जो श्रद्धा की हुई है, इसके लिए ऐसा कानून है देश के अंदर और ये हम एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लव जिहाद है देश में, ये लव जिहाद कोई शब्द नहीं है, ये लव जिहाद एक देश की बीमारी बन चुका है। इसके लिए जल्द से जल्द सरकार को फास्ट ट्रैक कानून आना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर ये कोई पहली बेटी नहीं है। अभी कल लखनऊ में निधि गुप्ता की हत्या हुई है, उससे पहले निकिता तोमर की गोली मार के हत्या की गई है। कोई बेटी हमारी सूटकेस में मिलती है, कोई बेटी हमारी अलमारी में मिलती है, किसी को बाथरूम में मार दिया जाता है, किसी को छत से फेंक के मार दिया जाता है। ये मानसिकता है, ये जिहाद है, ये जिहादियों की मानसिकता बन चुकी है। ये षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई विशेष कानून बनाए, जिससे कि दहशत हो इस बात की कि ऐसा कदम कोई ना उठा पाए। और ऐसे बहुत सारी वारदात हो रही हैं आजकल, बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस पे अंकुश लगे और कोई नया कानून बने इसके लिए कि महिलाएं और बहनें सब सुरक्षित रहें। हम हिंदू बेटियों को न्याय दिलाने की एक कोशिश कर रहे हैं, एक पहल कर रहे हैं, ताकि कल दोबारा कोई श्रद्धा ना बने, कल दोबारा कोई सोनल ना बने, कोई सुनीता ना बने। हमारी बेटियों के साथ दिन ब दिन बदतर जो ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, वो सब बंद हो सके। अगर इन लोगों में हिम्मत है तो अपनी असलियत को सामने लेकर तब हिंदू बेटियों से मिले, तब हम देखेंगे ये कितनी श्रद्धा बनाते हैं या कितनी सुनीता या सोनलों को काटते हैं। सरकार से आशा यही रखते हैं कि इस बार हिंदू बेटियों को न्याय जरूर मिले। जब तक इन्हें फांसी नहीं होगी, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं होगा, जब तक ये हिंदू बेटियों के साथ करते हैं, तब तक हमें न्याय मिलेगा ऐसा नहीं लगता। 25 लड़कियों को के साथ उसके संबंध है और उसको जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी हो उसको। ये रोष है, ये हिंदू समाज का रोष है, सबको जागरूक होने की जरूरत है। ये जन जागरण के लिए ही हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम कैंडल मार्च हमारा इसीलिए है। लोग समाज को जगाना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने श्रद्धा की नृशंस हत्या को बड़ा इशू बनाने का फैसला किया है। वीएचपी लंबे वक्त से देश में लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन चला रही है। आज दिल्ली में वीएचपी ने भी श्रद्धा की हत्या के खिलाफ 6 जगह पर कैंडल मार्च निकाला। छतरपुर में हजारों लोग इस मार्च में शामिल हुए। छतरपुर दुर्गा आश्रम मंदिर से लेकर छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक मशाल और मोमबत्तियां जलाकर जुलूस निकाला गया। लोगों का कहना था अब इस तरह के केसेस हर रोज सामने आते हैं। लव जिहाद के चक्कर में हिंदू लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। कई बार पुलिस हत्यारों को पकड़ लेती है, कुछ दिन तक हंगामा होता है, लोग भूल जाते हैं, मामला शांत हो जाता है और हत्यारे छूट जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। वीएचपी के नेता कह रहे थे कि इस तरह के केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलने चाहिए और सजा सरेआम होनी चाहिए। हमारी मांग है कि जो ये आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके इस क्षेत्र में जगह जगह बखेर दिए गए, इसी तरीके से आफताब के भी 35 के 70 टुकड़े करके इस क्षेत्र में कानून के दायरे में, हालांकि हमारे यहाँ कानून में इस तरीके की सजा नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक को इसको सौंप दिया जाए तो हो सकता है 70 टुकड़े करके इसके जगह जगह फेंक दिए जाएंगे। केवल और कुछ नहीं चाहिए उसको, फांसी केवल चौराहे पे चाहिए, केवल चौराहे पे और केवल चौराहे पे चाहिए। या फिर अगर ये चीज कानून से नहीं होना चाहता, नहीं हो रहा है कानून से, तो ये पब्लिक के हवाले कर दीजिए उसको, पब्लिक अपने आप कर लेगी जो उसको करना है। हम जो है इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम समाज को जगाना चाहते हैं। वो बेटियां, वो बहन, वो जो है
देखें कि किस प्रकार से अगर वो घर वालों के कहने से नहीं चलते हैं तो उसका केवल वो जो है इसी प्रकार के लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं। यदि वो अपने माँ बाप के कहने से चलती तो शायद वो आज जिंदा होती। और मैं इसके माध्यम से ये भी मैसेज देता हूँ समाज को कि बहन बेटियों को अपने परिवार के हिसाब से चलना चाहिए। अगर वो कोई राय देते हैं तो उसको माननी चाहिए। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ समाज को, क्योंकि ये घटना कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत विभत्स है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहली घटना है। ऐसी घटनाएं समाज में आम हो रही हैं और इस चीज को हम जानते हैं, इसलिए हमें दुख ज्यादा है। हम इसमें कष्ट में हैं, आंसू नहीं बह रहे हैं, लेकिन खून के आंसू की तरह है। तो मैं समाज से, मेरी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, आप जागरूक हो जाइए, आप ध्यान रखिए कि जो आप कर रहे हैं, जो बच्चियां कर रही हैं, वो ना करें। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अब्दुल भी ऐसा ही है। इस टाइप का जो केसेस हो जाते हैं, इसको कोई वकील भी मतलब डील ना करे, क्योंकि इतना अमानवीय है कि इसको वकील भी रिफ्यूज करे कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने श्रद्धा की हत्या को लव जिहाद का नतीजा बताया। वीएचपी के लीडर सुरेंद्र जैन ने कहा कि लव जिहाद एक कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये बेहद भयानक हकीकत है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसे सख्ती से रोकने की जरूरत है। हमारी इसीलिए बार बार मांग रहती है कि धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून बनना चाहिए। अभी तक इस मामले में जो दिखाई दे रहा है, अभी दिल्ली पुलिस खाली हाथ खड़ी है, कोई बड़े सबूत उसके हाथ में नहीं लगे हैं। बेशक उसके परिवार वाले, बेशक समाज के लोग ये सब मांग कर रहे हैं कि ऐसे क्रूर और बर्बर हत्यारे को समाज में रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उसके लिए केवल एक रास्ता है और उसको फांसी की सजा। लेकिन अगर इस प्रकार के कानून बनेंगे तो निश्चित तौर पर ये बचकर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या अकेला आफताब है? देश में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, हम कई बार उसकी लिस्ट भी जारी कर चुके हैं। आखिर क्या कसूर था दिल्ली की शिवानी का, जिसके साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार करके उसको कोमा में डाल दिया? क्या कसूर था उस मनीषा का, जिसको 19 साल की बच्ची और गर्भवती होते हुए भी 4 दरिंदों ने बलात्कार किया? यह कहकर किया, उसने रहम की भीख मांगी, मैं गर्भवती हूं, मेरे को भी, मेरे बच्चे को भी जान को खतरा होगा। उन्होंने कहा नहीं, काफिर महिला के साथ बलात्कार करने से हमको जन्नत मिलेगी। यह इनका माइंडसेट है जो जिहाद इनको जल्लाद बना देता है। कितने ही इस तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। यह क्रूरता, यह बर्बरता केवल भारत तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया तक सीमित है। और केवल आज के समय में नहीं, इस्लाम के भारत में प्रवेश के समय से ही यह विषय चल रहा है। इसलिए देश के मुस्लिम समाज को भी विचार करने का विषय है, क्यों इनसे इतनी नफरत बढ़ रही है। आफताब के केस में आज वकीलों की नाराजगी भी देखने को मिली। आज आफताब की कस्टडी खत्म हो रही थी, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने वाली थी। यह जानकारी ज्यादातर लोगों को पहले से मिल गई थी, इसलिए लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कोर्ट के परिसर के बाहर इकट्ठे हो गए। इसके बाद पुलिस ने साकेत कोर्ट के पीछे के गेट से आफताब को अदालत में पेश करने की प्लानिंग बनाई, लेकिन वकीलों को उसकी भनक लग गई। बड़ी संख्या में वकील वहां पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लव जिहादी को फांसी दो, फांसी दो। इसके बाद पुलिस ने श्रद्धा के कातिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का फैसला किया, लेकिन इससे वकीलों की नाराजगी कम नहीं हुई। वकील अदालत के बाहर नारेबाजी करते रहे। इस तरीके के हत्यारों को तो फांसी मिलनी चाहिए, और लव जिहाद हो रहा है तो उसके पार्ट काट काट के पटक दिए, निंदनीय ये अपराध है। हम बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके का अपराध आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए हमारे न्यायपालिका में इसके लिए कड़ी से कड़ी दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे अगले किसी भी को इस तरीके से कल्प्रिट को इस तरीके से करने के लिए 100 बार सोचना पड़े और घबरा जाए। आप उसको इतनी कड़ी सजा दे जो दूसरे कल्प्रिट्स है उनकी जो हिम्मत है वो ना बढ़े, और उनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई अगर ऐसी करने की सोचता भी है तो वो 100 बार ये चीजें सोचे,
क्योंकि आज जैसे उनके साथ किया गया है, उनके बॉडी पार्ट्स को एक जो है पीसेस करके उनको फॉरेस्ट के अंदर इधर उधर जो है थ्रो किया गया है, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और ये हमारे हिंदुस्तान के हर एक उस व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देती है जो इन चीजों को सोचता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप गुजरात के अंदर भी देख लो, दिल्ली के अंदर आप ये देख लो, आप उससे पहले भी घटनाएं देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के अदर पार्ट्स में भी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हुई है। लेकिन आज तक इन लोगों के ऊपर जो है इस तरह का जो ये यहाँ पे काम करते हैं, इस तरह से बर्बरता का ये कांड करते हैं, तो इस पे एक ऐसी पनिशमेंट मुझे लगता है गवर्नमेंट को या जो इसके जो ये प्रोसीडिंग चलती है उनको देनी चाहिए कि जो है सजा एक को सबक हजारों को। कानून के जानकार कितने नाराज हैं ये आपने देखा। श्रद्धा की हत्या के विरोध में आज जेएनयू में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। जेएनयू में श्रद्धा के लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। स्टूडेंट्स ने कहा कि अब यह कोई सीक्रेट नहीं है कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। पहले इस तरह के 1-2 मामले देखने को मिलते थे, लेकिन अब हर रोज इस तरह के केसेस सामने आते हैं। इसे रोकने की जरूरत है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने कहा कि लड़कियों को भी सावधान रहने की जरूरत है। पढ़ी लिखी लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं, इसलिए लड़कियों को अब इन्फॉर्म्ड चॉइस बनानी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। अगर किसी रिश्ते में वो खुश नहीं है तो फौरन ही उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। अपने माता पिता, परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। कुछ छात्रों ने कहा कि जो परिवार से नाता तोड़कर कम्युनिकेशन खत्म करके श्रद्धा ने गलती की, वो किसी और लड़की को कभी नहीं करनी चाहिए। कि एक पैटर्न लव जिहाद का हम पूरे देश में देख रहे हैं, जिसमें एक विशेष समुदाय के लड़के अन्य समुदाय की लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में हमको ऐसे ही कृत्य देखने को मिलते हैं जो श्रद्धा जी के साथ हुआ है। और आज उनके टुकड़े टुकड़े शरीर के करके वह राक्षस जो है वो उस समय भी और लड़कियों से संबंध में था। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है एक समुदाय की तरफ से, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे हैं। अभी पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने, तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, पर एक संगठन होने के नाते, एक सामाजिक छात्र संगठन होने के नाते हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। लव जिहाद देश में है, आप जागो। और ये जो जैसा कि इन्फॉर्म्ड चॉइस का बात आई है, वो आप इन्फॉर्म्ड चॉइस का हम जरूर बात करेंगे कि आपको एक अवेयरनेस से आप चॉइस लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बस प्यार में पड़ गए तो कहीं पे भी चले गए। हाँ, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस से लेके कि अब पढ़ने में भी आप देखिए, एजुकेशन जो है ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बुक पढ़ो, एक अच्छा बुक पढ़ने के लिए भी कोई बोलता है। हाँ, तो उसी तरफ है, जब प्यार हो या कोई लाइफ चॉइसेस हो जीवन में, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले जब मैं बैचलर्स में थी तो मुझे लगता था 1-2 केसेस होते हैं, उसके लिए इतना लव जिहाद का नाम देने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अटक से लेके कटक तक लगातार हर दूसरे हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा केस आ रहा है। तो ये सब केसेस को मद्देनजर रख के हमें कोई भी इन्फॉर्म चॉइसेस बनानी चाहिए। एक विशेष विचारधारा के लोग हमारी भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए लड़कियां टारगेटेड हो रही है। तो इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज केरल हो, कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, कहीं पर भी हर एक दिन, हर एक महीने में एक ऐसे लव जिहाद के केसेस आते हैं, क्योंकि वो सामने आते हैं। पता नहीं इतने कितने केसेस होंगे जो हमें नहीं पता होगा। तो इन्फॉर्म चॉइस हमें रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम जहां जा रहे हैं वहां क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि लड़कियों को भी सावधान रहने की जरूरत तो है। परिवार वालों की सीख, माता पिता की हिदायत को सिरे से खारिज कर देना ठीक नहीं होता। श्रद्धा ने आफताब पर अपने माता पिता से ज्यादा यकीन किया। पेरेंट्स के मना करने के बाद भी श्रद्धा आफताब के साथ चली गई। माता पिता ने बार बार वापस बुलाया, वो नहीं आई, संपर्क तोड़ दिया। और आखिर में क्या हुआ, ये पूरा समाज आज भरी हुई आंखों से देख रहा है। जो भी आफताब की हैवानियत के बारे में सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है। श्रद्धा की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश है। मुंबई में भी प्रदर्शन हुए। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि हर कोई आफताब को चौराहे पर फांसी पर लटकाने की मांग करता है।
कोई उसे सरेआम गोली मारने का नारा लगा रहा है। फांसी द्या, फांसी द्या, आरोपीला फांसी द्या, फांसी द्या, फांसी द्या, आफताबला फांसी द्या, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे, निश्चित केलं जात आहे, फांसी द्या, आरोपीला फांसी द्या। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता नीलम गोरे मुंबई में श्रद्धा के घर पर पहुंची, श्रद्धा के पिता से मिली। पिता अभी भी सदमे में है। बार बार कहते हैं कि बेटी के घर छोड़कर जाने का दुख था, लेकिन इस बात का संतोष था कि जहां भी है खुश तो है। लेकिन अब तो बेटी दुनिया छोड़कर चली गई। उसे उसी इंसान ने मारा जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। नीलम गोरे ने बताया कि श्रद्धा के पिता बार बार यही मांग करते हैं कि उनकी बेटी के कातिल को ऐसी सजा दी जाए जो एक मिसाल बने। कभी कोई और किसी लड़की के साथ इस तरह की बर्बरता करने के बारे में सोचकर भी घबराए। नीलम गोरे का कहना है कि आफताब श्रद्धा से पैसे मांगता था, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता था। आफताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा को उसके माँ बाप से दूर किया और आखिरकार उसे मार डाला। अकेले में मैंने बहुत कुछ बातें की और सुन भी लिया, समझ लिया। उनकी अपेक्षा है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल होगा तो डीएनए सैंपल के लिए भी उन्होंने ब्लड दिया है। तो डीएनए का जैसे वो नतीजा सामने आ जाएगा तो वो जो गुनाह है वो साबित होना आसान हो जाएगा। उसी के साथ साथ बेटी की जिस तरीके से उसकी लापरवाही हुई और उसने ज़िंदगी से उसकी मौत तक उसका जो प्रवास हुआ, उसके लिए बहुत दुखी है वो। और उनकी यही अपेक्षा है कि सरकार इसमें ध्यान देते हुए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो नतीजे तक जल्दी पहुंच जाएंगे तो अच्छा है। लेकिन उस पर दबाव था पैसे के लिए या और कुछ काम के लिए, और ये दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था। उसने इसीलिए जानबूझकर उनके बेटी को मारने का पूरा के पूरा प्लान बना के ये बातें की, ऐसा उन्होंने कहा। अब कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हैं। आफताब ने श्रद्धा को पूरी प्लानिंग के साथ साजिश करके मारा। वो कितना चालाक है इसकी मिसाल पुलिस को इस बात से मिली कि वो श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली दूर ले आया, परिवार से उसका रिश्ता तोड़ दिया। उसने उसको परिवार के किसी व्यक्ति से संपर्क में नहीं रहने दिया। उसके बाद वो उसे घुमाने ले गया, हिमाचल और उत्तराखंड गया। जब सारी तैयारी हो गई, प्लान बन गया, तो दिल्ली लाकर उसे मार डाला। पुलिस को श्रद्धा का एक आखिरी वीडियो मिला है जिसमें श्रद्धा किसी नदी के किनारे बैठी है, नेचर को निहार रही है। वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान, बेपरवाह है। यह वीडियो उस वक्त का है जब आफताब श्रद्धा को घुमाने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड लेकर गया था। पूछताछ में पुलिस को आफताब ने बताया उसे हिमाचल में महरौली का एक शख्स मिला था, उसी ने आफताब को किराए पर घर दिलवाया था। अब पुलिस आफताब को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी जाएगी। कहां कहां गया, किससे मिला, सबकी तहकीकात होगी। लेकिन फिलहाल हकीकत है कि श्रद्धा के मर्डर केस में पुलिस परेशान है। अभी तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आफताब ने 6 महीने पहले श्रद्धा को मारा था। वो कह रहा है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए, सारे पार्ट्स महरौली के जंगल में एक एक करके फेंक दिए। पुलिस को 1 हफ्ते की मेहनत के बाद जंगल से 13 हड्डियां मिली हैं, लेकिन वो किसकी हैं? इंसान की हैं, जानवर की? अगर इंसान की हैं तो क्या वाकई में वो श्रद्धा की हड्डियां हैं या फिर किसी और की? ये फिलहाल किसी को पता नहीं। अब पुलिस ने श्रद्धा के पिता से ब्लड सैंपल लिया है, उससे डीएनए सैंपल लेकर हड्डियों से मिले डीएनए से मैच कराया जाएगा। तब पता लगेगा कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं या नहीं। इसके अलावा पुलिस को अब तक श्रद्धा का सिर नहीं मिला है। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा का सिर काटकर फ्रीजर में रख दिया था, फिर जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जला नहीं, इसलिए उसने आरी से काटा। उसके अजले सिर को मिट्टी और झाड़ियों से रगड़कर उसे पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया और फेंक दिया। लेकिन अब तक पुलिस को सिर का कोई पार्ट नहीं मिला है। आफताब जो कहानी सुना रहा है, कई बार पुलिस को लगता है कि कोई ऐसा इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। पुलिस को भी उस पर शक होता है, लेकिन आफताब बिना किसी घबराहट के पूरे इत्मीनान से पुलिस के हर सवाल का जवाब देता है। इसलिए पुलिस को लग रहा है कि उसने 6 महीने में सारे सबूत मिटा दिए और
पुलिस को कैसे गुमराह करना है, इसके सारे तरीके उसने सीख लिए हैं। इसीलिए पुलिस अब उसका नार्को टेस्ट करवाएगी। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आफताब ने पुलिस अधिकारियों के सामने यह बात कही है कि उसने जब श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए तो उसने श्रद्धा का सर तन से जुदा भी किया और उसके बाद श्रद्धा के सर को डबल डोर फ्रिज के अंदर रखा। जब उसे लगा कि ये सड़ सकता है तो उसने सिर के हिस्से को फ्रीजर में रखा और 2 दिन तक श्रद्धा के सिर को फ्रीजर में रखा और उसके बाद और भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह कि वो श्रद्धा के सिर को 2 दिन बाद रात को 2 बजे छतरपुर मेहरौली के जंगल में लेकर गया, जहां पर उसने श्रद्धा के सिर के हिस्से को जलाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि श्रद्धा का यह सिर का हिस्सा 2 दिन तक फ्रीजर में रखा हुआ था, इसलिए यह काफी ज्यादा जम गया था और इसी वजह से वो पूरी तरीके से उसे जला नहीं पाया। सिर्फ और सिर्फ चेहरे का कुछ हिस्सा वो जला पाया, लेकिन पहचान मिटानी थी और इसके लिए जो जंगल के अंदर झाड़ियां थीं वहां पर उसने श्रद्धा के सिर के हिस्से को रगड़ा। न केवल झाड़ियों में बल्कि जमीन पर भी श्रद्धा का जो चेहरे का हिस्सा था, सिर का हिस्सा था, उसे रगड़ के पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की और उसके बाद झाड़ियों में ही उस सिर के हिस्से को फेंक दिया ताकि कोई जंगली जानवर उसे खा जाए और पुलिस को यह सबूत ना मिल पाए, श्रद्धा की पहचान ना हो पाए। आफताब कितना शातिर है, इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। पुलिस को आफताब के घर से पानी गर्म करने वाली रॉड, वैक्यूम क्लीनर और ब्लीचिंग पाउडर मिला। पुलिस ने उससे पूछा यह सारा सामान किस लिए है, तो आफताब ने बताया कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने बॉडी को बाथरूम में रखा, शावर खोल दिया जिससे बॉडी पर लगातार पानी गिरता रहे और बॉडी नरम रहे। अगले दिन वो मार्केट गया, फ्रिज लाया। चूंकि घर का गीजर खराब था इसलिए वाटर हीटिंग रॉड खरीदी, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा, खून के धब्बे पूरी तरह साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर भी लेकर आया। आफताब ने बताया कि उसने हीटिंग रॉड से पानी गर्म करके श्रद्धा की बॉडी पर ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसे बार बार धोया जिससे बॉडी काटने में आसानी हो जाए। इसके बाद 10 घंटे में बॉडी को 35 हिस्सों में काटा। जब वो बॉडी काट रहा था लगातार पानी बहता रहा जिससे खून का एक कतरा भी रह न जाए। सारा खून और मांस के छोटे टुकड़े नाली में बह जाएं। जिस वक्त आफताब श्रद्धा की बॉडी को काट रहा था उस वक्त वो बियर भी पीता रहा। आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने के बाद टुकड़े फ्रिज में रख दिए, फिर आराम से खाना ऑर्डर किया, जोमेटो से खाना मंगाया। आफताब ने खाया और सो गया और इसके बाद अगले दिन से रोज रात को 2 बजे घर से श्रद्धा की बॉडी के 2 टुकड़े लेकर निकलता था और मेहरौली के जंगल में फेंककर वापस आ जाता था। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने घर की फर्श और दीवारों को वैक्यूम क्लीनर से साफ किया, एसिड से धोया जिससे खून का कोई दाग, कोई धब्बा न रहे, पुलिस को कोई सबूत न मिले। और बॉडी को काटने के लिए उसने जब कपड़े पहने थे, जिन कपड़ों में खून लग गया था, वो कपड़े पॉलीथीन में भरकर एमसीडी की कचरा उठाने वाली वैन में डाल दिए थे। श्रद्धा की हत्या को 6 महीने का वक्त बीत गया है, इसलिए पुलिस के लिए अब सबूत खोजना और टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पुलिस को आफताब ने यह भी बताया कि उसके 10 लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। सारी लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए उसके संपर्क में आई। आफताब का कहना है कि जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी के हिस्से उसके फ्रिज में रखे थे उस वक्त भी उसने एक लड़की को घर पर बुलाया था। अब पुलिस ने डेटिंग एप्स कंपनियों से उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है जो आफताब के साथ संपर्क में थी। श्रद्धा की हत्या को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है, यह समझना जरूरी है। कातिल आफताब ने जिस बेदर्दी, जिस बेरहमी से अपनी पार्टनर की हत्या की, उसको लेकर लोग पहले ही दिन से नाराज हैं। इसके बाद जैसे जैसे इस बात की डिटेल आई कि हत्यारे को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने बड़े आराम से फूड ऑर्डर किया, आराम से खाना खाया, ऐसी बातें सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। और उसके बाद जब यह बात सामने आई कि यह मामला लव जिहाद का हो सकता है तो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए।
हर कोई पुराने केसेस का जिक्र करने लगा कि ऐसे एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को छल कपट करके दोस्त बनाया, परिवार से अलग किया, और जब बाद में लड़की को पता लगा उसका दोस्त मुस्लिम है तो झगड़ा हुआ और लड़की को मार डाला। हालांकि आफताब और श्रद्धा के केस में लड़की को मालूम था कि उसका दोस्त मुस्लिम है, लड़की ने अपनी मर्जी से फैसला किया था, तो भी लोग मानते हैं कि लड़का शातिर था, उसने लड़की को बहला लिया, फंसा लिया। इसके सपोर्ट में लोग एग्जाम्पल देने लगते हैं, और जब लोग ऐसी घटनाओं के बारे में सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, ऐसी वारदातों के बारे में सुनते हैं, तो दिल में एक डर पैदा होता है कि कहीं हमारी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं हमारी बेटी तो किसी के बहकावे में नहीं आ जाएगी। ऐसा ख्याल मन में आने से ही माता पिता सिहर उठते हैं। इसी वजह से लोगों में इतना गुस्सा है, इसी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और जो बची कुची खसर है वो हिंदू संगठनों ने पूरी कर दी, जिन्होंने एक बार फिर लव जिहाद को एक बड़ा इशू बना दिया। मुझे लगता है इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। खास तौर पर नौजवानों को सोचना चाहिए, लड़कियों को सोचना चाहिए। डेटिंग साइट्स के जरिए रिश्ते बनाना और रिश्ते अपने पेरेंट्स से छिपाना कितना खतरनाक हो सकता है, आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जो माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, आपके लिए न जाने कितनी कितनी सैक्रिफाइस करते हैं, उनकी सलाह को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तकलीफ उठाकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सीखने की क्या जरूरत है। अगर श्रद्धा ने माता पिता की बात सुनी होती तो आज वो जिंदा होती। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब कुछ खबरें चुनाव के मैदान से। गुजरात में अब चुनावी जंग पूरे जोर पर है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे पर करारे हमले कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल में है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो उनके अपने लोग हैं। जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सबूतों के साथ लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया था कि केजरीवाल ने जिन इशुदान गढ़वी को गुजरात में चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया है, जो इशुदान गढ़वी केजरीवाल को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और आम आदमी बताते हैं, वही गढ़वी 4 साल पहले तक कहते थे कि केजरीवाल भी करप्ट है, केजरीवाल भी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, केजरीवाल भी आम आदमी नहीं रहे, कुर्सी मिलते ही वीआईपी हो गए। और बीजेपी ने यह दिखाने के लिए इशुदान गढ़वी के कुछ पुराने वीडियो भी सामने रखे। ये वीडियो उस वक्त के हैं जब गढ़वी टीवी एंकर थे, पत्रकार थे और अपने डिबेट शो में केजरीवाल पर सवाल उठाते थे। इस इल्जाम पर इशुदान गढ़वी ने क्या कहा, क्या सफाई दी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले वो वीडियो दिखा देता हूं जिनके चक्कर में केजरीवाल की सियासी मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। वीडियो 2017 का है, 5 साल पहले का है। इस वीडियो में इशुदान गढ़वी गुजराती में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी दूसरे सियासी दलों की ऐसी हो गई है। केजरीवाल के सारे नाटकों का झूठ सामने आ गया है। इशुदान गढ़वी आज આપણે ચર્ચા કરીશું। આપ भी ऐसे ही है। ભ્રષ્ટાચારથી ખતબતી દિલ્હીએ 2013 માં એવો ન્યાય કર્યો જેને આમ આદમીનો ન્યાય ગણાવાયો। દિલ્હીની જનતાએ નવા સવા આવેલા એક એન્જિનિયરને સત્તાની લગામ સોંપી, જેણે દિલ્હીને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત બનાવવાનો વાયદો કર્યો। જો કે સત્તા મળતાની સાથે જ તેના દુરુપયોગનો સિરસ્તો પણ આપણે ત્યાં જૂનો છે, પછી તે ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય કે કોઈ અન્ય પાર્ટી। જો કે દિલ્હીમાં તો આમ આદમીની સરકાર હતી। એવો આમ આદમી જે સાયકલ લઈને દિલ્હીના રસ્તા ઉપર ફરતો, ક્યારેક સુરક્ષા વિના મોર્નિંગ વોક માટે નીકળતો અને દિલ્હીની જનતા વચ્ચે કેબિનેટ અને દિલ્હીની દરબાર ભરતો। દિલ્હીમાં આમ આદમીની સરકાર છે, જેના નેતાઓ પણ આમ જનતાની વચ્ચે આવે છે, પરંતુ 3 વર્ષ પૂર્ણ થતા જ દિલ્હી સરકાર પર થઈ રહ્યા છે અનેક સવાલો। સત્તાનો સ્વાદ ચાખી રહેલી આપ પણ સાબિત કરી દીધું છે કે તે પણ અન્યના જેવી જ છે। अब इशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को फर्जी बताया था, केजरीवाल को झूठा बताया था, तब वो जर्नलिस्ट थे, गुजराती न्यूज चैनल के एडिटर थे।
तब उन्होंने आम आदमी पार्टी की कमियां बताने के लिए कई शो किए थे। ये वीडियो उसी वक्त के हैं। उस जमाने में ईशुदान गढ़वी कहा करते थे कि केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है, उनकी सच्चाई सामने आ गई है, केजरीवाल के वादों की हवा निकल गई है। उस वक्त ईशुदान गढ़वी कहते थे जनता भी केजरीवाल के वादों की हकीकत जान गई है, इसीलिए केजरीवाल का ग्राफ लगातार गिर रहा है। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મહામંથનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ઈશુદાન ગઢવી। આજે આપણે ચર્ચા કરીશું આપને આઘાત। આમ આદમી પાર્ટી ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત દિલ્હીને મુખ્ય મુદ્દો બનાવીને દિલ્હીની સત્તા પર આવેલી। આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર 2013માં અન્ના હજારેના લોકપાલ આંદોલનથી જેનો ઉદય થયો હતો, દિલ્હીની જનતાએ ખૂબ ભરોસા સાથે આપને સોંપી હતી રાજધાનીની લગામ। પરંતુ સત્તામાં આવ્યાના 3.5 વર્ષમાં જ આપના શરૂ થઈ ગયા છે વળતા પાણી। અગાઉ 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો અને હવે પેટા ચૂંટણીના પરિણામો શું દેશ અને દિલ્હીની જનતા આપને આપી રહી છે કોઈ સંકેત? એમસીડી ચૂંટણી પૂર્વે દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીને પડ્યો છે મોટો ફટકો। પેટા ચૂંટણીમાં દિલ્હીની રાજૌરી ગાર્ડન બેઠક આપ પાસેથી છીનવાઈ ગઈ છે। ભાજપ અને અકાલી દળે આપ પાસેથી છીનવી લીધું છે દિલ્હીનો નાક। પરિસ્થિતિ એવી બની છે જ્યારે આપના ઉમેદવારની ડિપોઝિટ પણ જપ્ત થઈ ગઈ છે। ત્યારે આપ માટે શું છે દિલ્હીની જનતાનો સંદેશ? શું આપના ઠાલા વચનોને ભાપી ગઈ છે દિલ્હી અને દેશની જનતા? કેમ આપને એક બાદ એક કરવો પડી રહ્યો છે કરારી હારનો સામનો? એવા કયા પરિબળો છે જે આપ માટે બન્યા છે ઘાતક? શું વિધાનસભા અને પેટા ચૂંટણીના પરિણામોથી સબક લેશે અરવિંદ કેજરીવાલ? શું લોકસભા ચૂંટણી પૂર્વે આપ બદલી શકશે जनताનો मूड? अब बीजेपी ईशुदान गढ़वी के इस तरह के कई वीडियोस को सर्कुलेट कर रही है। सवाल पूछ रही है कि ईशुदान गढ़वी ने पहले जो कहा क्या वो झूठ था? अगर उस वक्त तो सच बोल रहे थे तो अब केजरीवाल को कट्टर ईमानदार कैसे बता रहे हैं? द्वारका जिले की एक और विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रभुभाई माणेक ने कहा कि आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही झूठ और पलटी मारने वाले लोगों से भरी पड़ी है। गुजरात की जनता में ऐसे लोगों को मुफ्तखोर कहा जाता है, जो खाना दे उसी की तारीफ करने लगते हैं। प्रभुभाई माणिक ने कहा कि गुजरात के लोग सबकी असलियत समझते हैं। कहीं भी है ने समझो वहाँ भटकता है तो कोई खाना नहीं देता है, कोई खाना नहीं देता, सब बेकार है, ऐसा है। और कहीं मिल जाए तो बखान करने का, देखो यहाँ अच्छा है, ये सब अच्छा हो गया, ऐसी बात है। गुजरात में कोई चलने वाला नहीं है, बराबर है। खाली ऐसा सोच ले कि ये इतना आएगा इतना आ गया इतना, और झूठ बोलना है तो सीखना है तो केजरीवाल से सीखे। अभी ऐसा बोलता था कि एक मीडिया से आया है और सरकारी है, वहाँ अपनी सरकार बनती है और ये सब थोड़ा और जोर लगाओ तो थोड़ा लीड मिलेगी। अभी ये छोटा बच्चा भी जान सकता है इतना झूठ बोलना। क्या सब मूर्ख है सब लोग? हम नेता लोग कुछ भी बोलते रहे, इतना तो हमारे को शर्म आना चाहिए कि जो ये सामने सब बैठे हैं मूर्ख नहीं है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। चुनाव का वक्त है, इस तरह के वीडियोस सियासी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईशुदान गढ़वी से हमने बात की उनका पक्ष जानने के लिए। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने ईशुदान गढ़वी से जब बात की तो उसने कहा ये वीडियो उनके ही हैं, और यह भी सही है कि उन्होंने अपने शो में केजरीवाल को भी दूसरे नेताओं की तरह बताया था, उनकी आलोचना की थी। ईशुदान गढ़वी ने कहा कि 5 साल पहले उन्होंने जो कहा था वो एक पत्रकार के तौर पर कहा था, जर्नलिस्ट के तौर पर कहा था, वो उस वक्त की स्टोरी थी। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं निकला, सारे आरोप झूठे थे। ईशुदान गढ़वी ने कहा वो जब केजरीवाल से मिले तो उन्हें लगा केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, इसीलिए अब उन्हें कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त बता रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? मैं आपको बताता हूं कि अभी आपने एक रिपोर्टिंग की, सत्येंद्र जैन पर आरोप लगे, हवाला लगे, रिपोर्टिंग की कि नहीं? अब सत्येंद्र जैन का आरोप साबित ही नहीं हो रहे, तो फिर आपकी रिपोर्टिंग चेंज हुई कि नहीं हुई? तो जैसे जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर भी तब आरोप लगते थे, जब अब भी लगते हैं, आरोप हैं, साबित नहीं हुए थे। तो जब आप पत्रकार हैं तो आप न्यूज स्टोरी करेंगे तब।
लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और कट्टर इंसानियत नेता मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तो बहुत काम किए, बहुत नेताओं के साथ काम किए। उसका एग्जाम्पल और देता हूं, भाजपा के नेताओं की कुंडलियां देख लेना। 2000 में फैक्ट्री में कोई नौकरी ना रखे ना, वो सारे निकल पड़े हैं नेता बनने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे। मुझे क्यों आना पड़ा और मैं अरविंद केजरीवाल जो क्यों चुना? तब तो आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी, 15 महीने पहले थी। ये सब चीज़ सबको शायद आप पूरी दुनिया को पता है जो आप कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वो इंजीनियर थे IIT से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका पिछला जो अतीत जो है, क्या लग रहा है कि वो आपको हाउंट करेगा यहाँ पे? जो आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में भी आरोप लग रहे हैं, पार्टी 3 साल में कमजोर हो रही है, और ये सब आप ही के उद्गार हैं। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ 2016 की बात है ना जी। 16 मैं तो अभी 1.5 साल पहले भी पार्टी की यहाँ इतना वजूद नहीं था। मैं खुद कह रहा हूँ हमारी पार्टी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तब तो मैं पार्टी में ही नहीं था। मैं जब ज्वाइन हुआ तब भी ऐसा नहीं था कि मुझे भाजपा वाले आए थे, कांग्रेस वाले थे, तब भी मैंने क्यों अरविंद केजरीवाल जी को चुना? क्योंकि उनकी राजनीति शुद्ध है, अनिशुद्ध है। सवाल यह है कि ईशुदान गढ़वी पे भी आरोप हुए लगे। वही लोग जो मुझे मेरी तारीफें करते थे, उन्होंने झूठा केस किया। जनता को सब पता है। ईशुदान गढ़वी मीडिया की आड़ लेकर पुरानी बातों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बातें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। उन्होंने तो कहा था कि केजरीवाल ने झूठे वादे किए। उन्होंने तो कहा कि केजरीवाल सत्ता का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने तो कहा था कि केजरीवाल भी दूसरे नेताओं की तरह हो गए हैं। अब वो कहें कि कुछ बदल गया है, तो बदला कुछ नहीं है, सिर्फ हालात बदले हैं। पहले ईशुदान गढ़वी पत्रकार थे, अब वो नेता हो गए हैं। पहले पत्रकार की भाषा बोलते थे, अब नेता की भाषा बोल रहे हैं। पहले वो केजरीवाल की आलोचना करते थे, अब केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है। इसलिए पहले केजरीवाल झूठे बेईमान थे, अब वो सबसे बड़े देशभक्त और कट्टर ईमानदार हो गए हैं। तो ईशुदान गढ़वी की मजबूरी को समझना चाहिए। एक बार फिर राहुल गांधी के एक बयान के चक्कर में कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पिट्ठू बता दिया। उन्होंने कहा, जिस वक्त देश के तमाम नेता अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगकर आजादी के दीवानों के साथ धोखा किया था। राहुल के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई। राहुल ने महाराष्ट्र के वाशिम में वीर सावरकर को लेकर कहा था कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों की मदद करते थे। इसके खिलाफ राहुल के नाम पर एक FIR दर्ज की गई है। एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने राहुल के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित किया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में राहुल गांधी के पुतले जलाए गए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और बीजेपी ने राहुल गांधी को इंदिरा गांधी की चिट्ठी की याद दिला दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एक चिट्ठी इंदिरा गांधी ने भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को देश का सपूत बताया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला वीर योद्धा बताया था। अब राहुल गांधी बताएं, क्या इंदिरा गांधी झूठ बोल रही थी? जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी, वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है। कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए, इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्हीं के परिवार के सदस्य जेल गए, उन्हीं के परिवार के सदस्य ही भारतवर्ष हैं, उनके परिवार से बाहर भारतवर्ष का कोई अर्थ नहीं है। तो ये मानसिकता भारत जोड़ो वाले नहीं है, ये मानसिकता भारत तोड़ो वाले हैं। और जिस प्रकार के अशोभनीय भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर के लिए किया है,
प्रत्येक भारतवर्षी जो है वो क्षुब्ध है, प्रत्येक महाराष्ट्र का निवासी क्षुब्ध है। राहुल गांधी को क्षमा याचना करनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा आज सड़कों पर नजर आया। नवी मुंबई से लेकर नागपुर तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी के पुतले जलाए। शिवसेना के शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया। कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल के बयान पर ऐतराज जताया। फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर का अपमान महाराष्ट्र सहन नहीं कर सकता। अपमान करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। वीर सावरकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत वाकई में गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने आज अपनी पोजीशन जरूर क्लियर की, लेकिन शिवसेना के शिंदे गुट के लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को क्या मालूम कि सावरकर कौन है। उन्हें तो कोई लिखकर स्पीच दे देता होगा, उसी को पढ़ देते हैं, लेकिन पब्लिक सब सुनती है, वही उन्हें जवाब देगी। ये वीर सावरकर के खिलाफ जो कुछ कहते हैं, कोई तो उन्हें लिखकर देता होगा। राहुल गांधी को सावरकर का स भी मालूम नहीं है, लिखा हुआ पढ़ते हैं। कहते हैं कि 3-4 साल वो जेल में रहे। अरे इनको ये भी मालूम नहीं कि कितने वर्ष वो जेल में रहे और वो कैसे थे। इसलिए मुझे लगता है कि सही मायनों में सही तरह से जवाब देना चाहिए और वो जवाब हम देंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथी हैं, तो राहुल के बयान से उद्धव ठाकरे परेशानी में पड़ गए। आज उनसे राहुल गांधी के बयान पर रिएक्शन मांगा गया, तो उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया। उद्धव ने कहा उनके दिल में वीर सावरकर के लिए आदर है, सम्मान है। देश की आजादी में सावरकर के योगदान को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में जिसका कोई योगदान नहीं है, वो उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा कि आदरणीय स्वतंत्रवीर सावरकर, उनके बारे में हमारे मन में, दिल में श्रद्धा और प्रेम है, निष्ठा है। वो ऐसी जाएगी नहीं, जाने वाली नहीं, और कोई भी कितना भी प्रयत्न करे तो उसको हम हटने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों का स्वातंत्र्य संग्राम जाने ना 75 साल पूरे हो गए, उसके पहले जो भी हमें सवाल कर रहे हैं, उनका योगदान क्या है स्वतंत्रता के लिए? क्या उनके कितने लोग अंदर गए थे, जेल में गए थे, और कितने लोगों ने बलिदान किया है? जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में हमें सवाल पूछने का। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, सावरकर जी और बहुत सारे क्रांतिकारी हो गए जिन्होंने अपना जो शहीद हो गए, जेल गए, लेकिन उन्होंने जो हमें आजादी दी, उस आजादी की रक्षा के लिए हम और कांग्रेस इकट्ठा आएंगे। क्या सवाल पूछने आपको? अगर ये जो आजादी है उसको ठीक रखने के लिए, कायम रखने के लिए अगर हम साथ में आए तो क्या उसकी गलती क्या है? लेकिन राहुल गांधी भी जिद्दी हैं। इन सारी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने आज फिर कहा वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने वीर सावरकर की चिट्ठी दिखाई और उसकी आखिरी लाइन पढ़कर सुनाई। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने यह चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी थी, जिसकी आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा था, मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूं। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं,
सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी के बयान पर वीर सावरकर के परिवार ने आपत्ति जताई। वीर सावरकर के ग्रैंडसन रंजीत सावरकर आज मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचे और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रंजीत सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। रंजीत सावरकर ने कहा कि अंग्रेजों ने भी यही कहा था कि सावरकर ने जो एप्लीकेशन लिखी थी वो सभी पॉलिटिकल कैदियों को छोड़ने के लिए थी, वो एप्लीकेशन सार्वजनिक माफी के लिए थी। ये तो सभी पूरी झूठी बात है। कभी ब्रिटिशों ने खुद नहीं कहा कि सावरकर जी ने माफी मांगी, और सावरकर जी ने जो एप्लीकेशन की इट वाज ए सभी, मतलब ब्रिटिशों ने उस पर रिमार्क लिखा है कि वीडी सावरकर एप्लीकेशन फॉर द जनरल एमनेस्टी ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ब्रिटिश भी खुद उससे यही देखते हैं कि ये सार्वत्रिक माफी का, सार्वत्रिक सभी को छोड़ो के इसके लिए है। तो ये व्यक्तिगत बात थी नहीं, और ये फैक्ट है कि सावरकर जी 14 साल जेल में रहे। अंडमान में उन्हें जो कोठरी में रखा था वो 10/12 की थी, मगर रत्नागिरी में आने के बाद उनको 6/8 के कोठरी में रखा था 3 साल। तो इतने अत्याचार उन्होंने सही, इतना कोई कांग्रेस का नेता दिखाओ मुझे कि इतने अत्याचार किसने। उसके बाद 13 साल उन्हें रत्नागिरी में स्थानबद्ध किया, 13 साल रखा, मगर आखिरी के 6 महीने में उन्हें कोई 60 रुपए भत्ता जो कानूनन देना चाहिए, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, उनको वकीली करने की परमिशन सरकार ने नहीं दी। तो आप किसी की उपजीविका बंद करके उससे रख नहीं सकते, तो एक कानून था। और ये सावरकर ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं को ऐसे भत्ते मिले हैं, और पंजाब में जो मिला वो तो मिनिमम 150 रुपए मिला था। सावरकर जी को सिर्फ 6 साल आखिरी, और वो भी सिर्फ 60, मतलब कितनी हो गया अमाउंट, 5000। तो 5000 रुपए को आप बोल रहे कि वो आदमी बेचा गया। राहुल गांधी वीर सावरकर की जिस चिट्ठी की आखिरी लाइन को पढ़कर उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू बता रहे हैं, सर्वेंट बता रहे हैं, महात्मा गांधी भी जब अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे तो आखिर में इसी तरह की लाइन लिखी जाती थी। ये एक फॉर्मेट था, एप्लीकेशन लिखने का प्रोफॉर्मा था। और दूसरी बात यह कि 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी ने मुंबई के वीर सावरकर प्रतिष्ठान को सावरकर का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के लिए बधाई दी थी। इंदिरा गांधी की इस चिट्ठी में उन्होंने वीर सावरकर को भारत माता का वीर सपूत बताया था। इंदिरा जी ने लिखा था कि अंग्रेजों के खिलाफ सावरकर का ऐतिहासिक विरोध आजादी की लड़ाई में उन्हें विशेष स्थान देता है, और उन्होंने लिखा था कि भारत के इस महान सपूत की जन्मशती मनाने के लिए आपको शुभकामनाएं। अगर राहुल गांधी ये चिट्ठी पढ़ लेते तो शायद इस तरह की बातें ना करते जो उन्होंने वीर सावरकर के बारे में की। देश की आजादी में वीर सावरकर के योगदान को न कम करके आंका जा सकता है, न उसे झुठलाया जा सकता है। वैसे आजकल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक और वीडियो काफी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह भी आपको बता देता हूं, वाकया महाराष्ट्र के वाशिम का है। 2 दिन पहले राहुल गांधी यहां एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। अपनी स्पीच खत्म करने के बाद राहुल ने कहा अब राष्ट्रगीत बजेगा, सब लोग सावधान वाली पोजीशन में खड़े हो जाए। लेकिन वहां पर जो राष्ट्रगान बजा वो नेपाल का था। जब राहुल गांधी को थोड़ी देर बाद लगा कि ये तो कुछ और बज रहा है तो उन्होंने टोका और फिर से राष्ट्रगीत बजाने को कहा। राहुल गांधी शायद राष्ट्रगान कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगीत बजाने को कहा, जिसके बाद देश का राष्ट्रगान बजाया गया। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ उसे लेकर सोशल मीडिया में राहुल गांधी को काफी ट्रोल किया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ विसर्जन। अब राष्ट्रगीत एक साथ, सावधान होकर सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत उसको बोलो, सांगितलं
ये सोचने की बात है कि जब राहुल गांधी ने राष्ट्रगीत बजाने को कहा तो किसी ने नेपाल का राष्ट्रगान क्यों बजा दिया। हालांकि इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं है, लेकिन उनका मजाक खूब बना। अब मैं आपको यूपी की राजनीति की खबर बता दूं। मैनपुरी लोकसभा सीट के बाई इलेक्शन में डिंपल यादव ने आज डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और सबसे पहले डिंपल यादव अखिलेश के साथ अपने चाचा शिवपाल के दरवाजे पर पहुंची, उनसे आशीर्वाद मांगा, सपोर्ट मांगा और कैंपेन में साथ भी मांगा। कल ही चाचा शिवपाल के सपोर्टर्स कह रहे थे अगर अखिलेश यादव शिवपाल का सम्मान करेंगे, उनके घर जाकर सहयोग मांगेंगे, तभी सपोर्ट मिलेगा। और आज अखिलेश यादव डिंपल के साथ शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंच गए। शिवपाल यादव और अखिलेश की मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। शिवपाल के साथ उनके बेटे आदित्य यादव भी थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव निकले तो दोनों ने ट्वीट करके सबको जानकारी दी, ये बताने की कोशिश की कि पूरा परिवार साथ है। शिवपाल यादव ने भी ट्विटर के जरिए इन्फॉर्म किया कि मैनपुरी चुनाव में वो पूरी तरह डिंपल के साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। परिवार एक होकर मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करेगा। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा। शिवपाल ने सपोर्ट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के बहुत से नेताओं को अभी भी शक है। लेकिन जहां तक अखिलेश का सवाल है, पिछले बाई इलेक्शन में आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हारने के बाद उनके दिल में डर है कहीं मैनपुरी हार गए तो क्या होगा, इसलिए वो मैनपुरी को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।